नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हैं 15-20। उन प्रश्नों की व्याख्या करते हुए अपन अध्ययन करेंगे। वो एक वैसे युग या काल के नहीं है, मतलब आदिकाल से भी प्रश्न है, भक्ति काल से, रीतिकाल से, कहानी, उपन्यास, इस प्रकार का एक मॉक टेस्ट है। कुछ प्रश्न मिले थे तो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचा दूं। प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या करते हुए अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक बात अपने को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगी। तो ठीक है, अब देखते हैं। पहला प्रश्न है अपना, परमाल रासो के रचयिता या कवि कौन है? तो देखिए, इसमें उत्तर वैसे लगे हुए हैं परंतु अपन व्याख्या करेंगे। तो परमाल रासो के रचयिता जगनिक हैं। परमाल रासो को देखिए आलेखंड नाम से भी जाना जाता है। परमाल रासो को सबसे पहले प्रकाशित वो चार्ल्स इलियट के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, सबसे पहले परमाल रासो का प्रकाशन किसने? चार्ल्स इलियट ने करवाया था। फिर श्याम सुंदर दास हैं। चार्ल्स इलियट ने आलेखंड नाम से प्रकाशित करवाया था। फिर श्याम सुंदर दास नागरी प्रचार सभा के माध्यम से इसे परमाल रासो के नाम से प्रकाशित करवाया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परमाल रासो को देखिए अर्ध प्रमाणिक माना है, और आचार्य शुक्ल ने तो सिर्फ गूंज मात्र ही माना है। आचार्य शुक्ल का कहना है कि जो परमाल रासो है वो बुंदेलखंड में, उस साइड में बरसात ऋतु में गाया जाता है। तो स्मृति के आधार पर ही इसे लिखा गया था, बाद में बहुत वर्ष बाद में लिखा गया था ये। तो ठीक है, इस प्रकार से परमाल रासो की रचयिता कौन है? जगनिक। खुम्मान रासो दलपति विजय, विशलदेव रासो नलपति नालय, और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ये आए हुए एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न है। दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न का कंसेप्ट क्लियर। दूसरे प्रश्न का देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? हिंदी साहित्य का आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? आचार्य शुक्ल, रामकुमार वर्मा, राहुल संस्कृतैन ने कहा था। तो ये प्रश्न है ना, कम से कम हजारों बार एग्जाम्स में आ चुका है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल संस्कृतैन ने कहा। संधि चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल ने कहा। आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। वैसे आदिकाल नाम करना वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की देन है। आई बात समझ में पूरी? नेक्स्ट देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना? तो पृथ्वीराज रासो को माना आचार्य शुक्ल ने प्रथम महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो में देखिए 69 समय है, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, और इसके जो लेखक या कवि हैं वो चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वी भट्ट इनका बचपन का नाम था। और साथ साथ में आचार्य शुक्ल ने इसे पूरे के पूरे ग्रंथ को जाली भी माना है, यानी पूरा ग्रंथ जाली ग्रंथ है, और ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। जबकि चंद्रबरदाई वो हिंदी के प्रथम महाकवि भी स्वीकार किए हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य याद रखिएगा, प्रिय प्रवास। 100% एग्जाम्स में पूछा जाता है। कीर्तिलेता का आपको पता है, विद्यापति की रचना है, पद्मावत जायसी की है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? तो मित्रों, बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया था। वर्तमान जो प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही हैं, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, जो भी एग्जाम है, किसी भी पीएससी आयोग की एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास नहीं है तो इस पुस्तक को खरीद लीजिएगा, और 2 3 4 5 बार जितना टाइम मिले उतनी बार पढ़ डालिए। इसमें से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है, उससे बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? तो प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित। तो मार्क्सवाद या साम्यवाद, राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का आदि प्रवर्तक मित्रों कार्ल मार्क्स है, क्योंकि मार्क्सवाद से प्रभावित है। जबकि हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद का अपना प्रवर्तक है वो है नागार्जुन को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रगतिवाद है वो मार्क्सवाद से पूरी तरह से प्रभावित है। मैंने मार्क्सवाद का वीडियो डाल रखा है, आप प्ले लिस्ट में से पढ़ सकते हैं। प्रश्न भी डाले हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल समझाया हुआ। प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस पुस्तक से माना जाता है? जबकि इसको पुस्तक नहीं, किस काव्य धारा से माना जाता है? प्रश्न को यूं बनाना चाहिए था। तो वो तार सप्तक था, 1943 में अज्ञे के द्वारा प्रकाशित संपादित किया गया था। उससे ही प्रयोगवाद काव्य धारा का प्रारंभ माना जाता है। ये कोई पुस्तक नहीं थी, तार सप्तक एक काव्य धारा थी।
7 कवियों की एक ही लय धारा में रची गई कविताएं रचनाएं थी, उन्हीं को क्या कहा गया था? तार सप्तक। जिस प्रकार से वीणा में 7 तार होते हैं, उसी प्रकार से उस प्रत्येक सप्तक में 7-7 कवियों की रचनाएं संकलित की थी अज्ञे ने। तार सप्तक को अगर आपको कवि से संबंधित, रचनाओं से संबंधित कोई समस्या हो तो तार सप्तक का मैंने बहुत शानदार ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो डाल रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप जिंदगी में कभी तार सप्तक के कवि नहीं भूल पाओगे, ये अपना दावा है। एक बार जरूर देखिएगा उस वीडियो को। नेक्स्ट देखिए, अज्ञेय का उपन्यास का शीर्षक शेखर एक जीवनी। अज्ञेय का उपन्यास है, नदी के द्वीप है, अपने अपने अजनबी। अज्ञेय ने 3 ही उपन्यास लिखे थे, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। और शेखर एक जीवनी तो नेट जेआरएफ में जोड़ भी रखा है, और वैसे ये अज्ञेय की आत्मकथा भी मानी जाती है। शेखर एक जीवनी मैंने डाल रखा है नेट जेआरएफ के लिए, बहुत शानदार मैटर है, आप एक बार जरूर पढ़िएगा उसको भी। अंधायुग गीति नाट्य किसकी रचना है? ये धर्मवीर भारती की है। इस अंधायुग में देखिए, महाभारत की कथा के आधार पर 18वें दिन से ये शुरू की गई थी, और प्रभास तीर्थ से लेकर के महाभारत के 18वें दिन की कथा होती है ना, वहाँ से शुरू हुआ था ये अंधायुग गीति नाट्य। और प्रभास तीर्थ में जहाँ पर श्री कृष्ण की मृत्यु तक का भी इसमें उल्लेख किया गया है। मुक्तिबोध का काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, संसद से सड़क तक धूमिल का है, बाग केदारनाथ सिंह की है, और कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें उत्तर गलत दिया गया है। पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है मित्रों। उदय प्रकाश की ऐसे अबूतर कैसे कबूतर, ये रचनाएं हैं, ये इसका उत्तर गलत है, मंगलेश डबराल है। साहिब में धूप गजल संग्रह बहुत ही शानदार गजल है, दुष्यंत कुमार का 1975 में प्रकाशित हुआ था मित्रों ये गजल संग्रह। आग जलनी चाहिए मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, लेकिन आग जलनी चाहिए, बहुत शानदार गजल संग्रह है। हिंदी साहित्य में गजलों के प्रवर्तक करने का श्रेय है, जो प्रतिष्ठित करने का श्रेय है, वो दुष्यंत कुमार को ही जाता है। आधुनिक काल में बहुत शानदार गजलकार थे ये। पहले ये दुष्यंत कुमार त्यागी के नाम से लिखते थे, फिर दुष्यंत कुमार में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक अंधेरी नगरी है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, ठीक है। बकरी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। सरस्वती के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, वो 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि, ये 4 भागों में प्रकाश संकलित है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो इसमें कुल निबंध हैं वो 87 निबंध हैं चारों भागों में। और दूसरी बात, भाव और मनोविकार संबंधित जो निबंध है वो प्रथम भाग चिंतामणि भाग 1 पर आचार्य शुक्ल को मंगला प्रसाद पारितोष भी मिला था, उसमें भाव और मनोविकार संबंधित 10 निबंध है वो संकलित हैं। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गहराई में जाके आचार्य शुक्ल ने वो निबंध लिखे हैं, यानी बेसिकली हर एक आदमी के वो समझ में नहीं आ सकते हैं, बहुत शानदार निबंध है। नेक्स्ट देखिए, पगडंडियों का जमाना किसका व्यंग्य निबंध संग्रह यानी व्यंग्य, ये हरिशंकर परसाई का है। हरिशंकर परसाई एकमात्र साहित्य में ऐसे विद्वान हुए थे मित्रों, जो कि व्यंग्य को विधा का दर्जा इन्होंने ही दिलवाया था। व्यंग्य जो थी उनको एक विधा, अलग विधा बना दी। वैसे ये निबंधों में आती है, परंतु व्यंग्य को एक अलग विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जो है वो हरिशंकर परसाई को ही जाता है। बंग महिला की कहानी, बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था, दुलाई वाली इनकी कहानी है। हार की जीत सुदर्शन की है, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुल्लेरी की, जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, नेट जेआरएफ में भी जोड़ी गई है। कई एग्जाम्स में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई प्रथम कहानी उसने कहा था ये, और प्रथम उपन्यास फ्लैशबैक पद्धति में लिखा गया शेखर एक जीवनी है, अज्ञेय का है वो उपन्यास है, ये ध्यान में रखिएगा। समानांतर कहानियों के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं, जो सारिका पत्रिका के माध्यम से समानांतर कहानी आंदोलन को आगे बढ़ाया था। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, भारत दुर्दशा है भारतेंदु का नाटक है, स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी, ये सारे ऐतिहासिक जो नाटक हैं वो प्रसाद जी के हैं। ध्रुव स्वामिनी पुनर्विवाह की समस्या पर आधारित जयशंकर प्रसाद का बहुत ही शानदार नाटक है, इसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है नेट जेआरएफ के लिए, आप पढ़ सकते हो, बहुत शानदार मैटर डाल रखा है। तो भारत दुर्दशा, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की दुर्दशा का चित्रण किया गया है भारतेंदु का। आषाढ़ का एक दिन बहुत प्रसिद्ध नाटक है, मोहन राकेश का। मोहन राकेश ने 3 नाटक लिखे थे, आषाढ़ के एक दिन, आधे अधूरे और लहरों का राजहंस, और ये नाटककार के रूप में बहुत प्रसिद्धि भी प्राप्त की थी। इन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। 8वां सर्ग जो नाटक है वो सुरेंद्र वर्मा का है। बकरी नाटक अपन पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ये व्यंग्यात्मक नाटक है, वैसे तो एक बकरी की चोरी की जाती है 4 चोरों के द्वारा, इसके आधार पर यह नाटक लिखा गया है।
बीजक किसकी रचना है? अब देखो बीजक वैसे तो है ना धर्मदास की रचना है, क्योंकि उसमें कबीरदास की रचनाओं का संकलन धर्मदास ने किया था 1464 में। लेकिन यहाँ पर धर्मदास ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर उत्तर क्या माना जाएगा? कबीरदास है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो पहले धर्मदास को वरीयता देनी बहुत जरूरी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जायसी की नहीं है, देखियो पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। चंदायन है जो मुल्ला दाऊद की रचना है, जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार या सर्वमान्य मत के अनुसार सूफी काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। चंदायन, इसे लोर कथा भी कहा जाता है। पद्मावत जैसी की महत्वपूर्ण रचना है। अखराउट में प्रत्येक अक्षर को लेकर के वर्णों का, सिद्धांतों का नियम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। और आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। भारत में नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया था? तो ये दक्षिण भारत से आया। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया घिस गई बिसर रहे हो हरि को नाम। ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। ये पंक्ति कुंभन दास जी की है। एक्चुअल में क्या है कि कुंभन दास जी अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। दूसरी बात, ये सबसे पहले दीक्षित होने वाले भी सदस्य कुंभन दास जी हैं। तो कुंभन दास जी को शास्त्रार्थ का अच्छा नॉलेज था, तो अकबर उनको बार बार फतेहपुर सीकरी बुलाता था। तो ये परेशान होकर के, तंग आकर के उन्होंने ये दोहा लिख डाला, छंद लिख डाला कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया घिसकी बिसर रहे हो हरि को नाम। कभी रोज रोज मेरे ये बस की बात नहीं है, आप किसी और को टटोल लो। तो ये पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है। तो कुंभन दास जी के। नानक किस काव्यधारा के? तो नानक संत काव्यधारा के थे। 1469 में इनका तलवंडी में जन्म हुआ था, जिसको वर्तमान में ननकाना साहब कहते हैं, पाकिस्तान में है वो। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ये किस कवि की पंक्ति? ये पंक्ति बहुत शानदार है, जयसी के, ध्यान रखिएगा। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, भ्रमर गीत के रचयिता ये सूरदास हैं, जो कि वात्सल्य रस के सम्राट कहलाते हैं। भावाधिपति कहा जाता है, खंजन कहा जाता है, जीवनोत्सव का कवि कहा जाता है, अनेक नामों से जाने जाते हैं। ठीक है। और ये हिंदी साहित्य जगत के सूर्य भी जाने जाते हैं, सूर सूर तुलसी शशि उड्डयन के सवदास। ठीक है, ये पंक्ति भी इनके लिए काफी प्रसिद्ध है। सैयद इब्राहिम कृष्ण भक्त के प्रभाव से अपना नाम क्या रख लेते हैं? रशखान। रशखान का मूल नाम कई बार पूछा जाता है, वो सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम था। पुष्टि मार्ग का जहाज, विट्ठलनाथ ने जब सूरदास जी की मृत्यु हुई थी तो एक लाइन कही थी कि पुष्टि मार्ग का जहाज जाते जाको कछु लेनो हो सो लेऊ। तो ये सूरदास जी के लिए एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। अकबर के दरबार में किस सदस्य ने दोहावली लिखी थी? तो रहीम के द्वारा ये रचना लिखी गई थी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया था, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ये भी ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में, ये सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है मित्रों। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि एग्जाम्स में नहीं आया। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि, तो रीति मुक्त काव्यधारा में 4 ही कवि हुए थे, गणानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। और एक द्विजदेव को भी कई बार गिन लिया जाता है। तो गणानंद प्रतिनिधि कवि थे, रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि यही थे, सुजान से प्रेम करते थे। रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास हैं। इसमें 39 प्रकाश है मित्रों रामचंद्रिका में। और ये जो रचना वो केशवदास ने तुलसीदास जी की प्रतिस्पर्धा में, रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में ही लिख डाली थी। ऐसी भी रचना है, साहित्य जगत की एकमात्र ऐसी रचना जो एक ही रात में लिख डाली थी। रामचंद्रिका को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। इसमें 100 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ये छंदों का अजायब घर तो बहुत बारी पूछा जाता है। 39 प्रकाश भी याद रखना। और आचार्य शुक्ल ने उन्होंने केशव को भक्ति काल के अंतर्गत गिनाया, नहीं कि रीतिकाल के अंतर्गत, ये भी ध्यान में रखना। पद्माकर रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि थे? तो पद्माकर रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। कौन सी रचना मैथिली गुप्त के? तो साकेत है। साकेत 1931 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसमें 12 शेर गए। और ये आचार्य वो तुलसी के रामचरितमानस के बाद में साहित्य जगत में, यानी हिंदी साहित्य जगत में रामकाव्य से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ साकेत ही माना जाता है। साकेत मूल रूप से पाली भाषा का शब्द है। इसका मतलब अयोध्या होता है, यानी साकेत का मतलब क्या होता है? अयोध्या होता है। इसमें उर्मिला का विरह वर्णन भी दर्शाया गया है 9वें 10वें भाग में, शेर जो है उसमें। कौन सा कवि भारतीय आत्मा के नाम से परिचित था? बहुत बार पूछा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, वो गणेश शंकर विद्यार्थी के एक
समाचार पत्र प्रकाशित करते थे कानपुर से प्रताप नाम करके, उसमें ये छद्म नाम रखते थे अपना, एक भारतीय आत्मा। ये बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ये आगे प्रयोगवाद के आगे, हरिवंश राय बच्चन हालावाद के और धूमिल नई कविता के। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। प्रेमचंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान में रखना। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था 1872 में। नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट का है। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद का है। चंद्रकांता ये बाबूदेव की खत्री का है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है? तितली उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। कंकाल, तितली और इरावती ये जयशंकर प्रसाद के तीनों उपन्यास हैं। ठीक है। क्रमभूमि, रंगभूमि, गोदान, गबन ये सारे के सारे प्रेमचंद के उपन्यास हैं। प्रेमचंद जी के अगर उपन्यास आपको लगातार या क्रम से याद करने हैं तो मैंने उसका भी वीडियो डाल रखा है प्रेमचंद जी के उपन्यास नाम से, तो वो आप पढ़ सकते हो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। त्यागपत्र उपन्यास, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का है, जो मनोविश्लेषणवादी कथाकार या उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। मनोविश्लेषणवादी मित्रों तीन थे, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी और अगेय। ये तीनों फ्रॉइड मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित थे। सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास खंजन नयन है और मानस का हंस और तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। सेवा सदन ये अमृतलाल नागर के उपन्यास है, मानस का हंस और खंजन नयन। सेवा सदन है ये प्रेमचंद का, भाग्यवती सरदाराम फुल्लोरी का उपन्यास है। कौन सा उपन्यास अगेय का नहीं है? शेखर एक जीवनी है, नदी के दीप है, अपने अपने अजनबी, अपन ने पीछे चर्चा भी की थी। दादा कॉमरेड ये उपन्यास यशपाल का है। दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, तेरी मेरी उसकी बात, ये सारे के सारे यशपाल के उपन्यास है। रुकेगी नहीं राधिका ये उषा प्रियमवदा का उपन्यास है। चाक उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का है। निराला की साहित्य साधना ये 3 भागों में है, रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई जीवनी है निराला पर, कई बार पूछी जाती है निराला की साहित्य साधना रचना। बल्लेसुर बकरिया ये निराला का उपन्यास है। हिंदी के पहले आत्मकथा के लेखक मित्रों हैं बनारसीदास जैन। अर्धकथा के नाम से इन्होंने हिंदी की प्रथम आत्मकथा लिखी थी। घुमक्कड़ शास्त्र, इसका उत्तर भी इसमें गलत दिया गया है, आगे ही गलत है। घुमक्कड़ शास्त्र राहुल संस्कृतैन की रचना है, जिसमें घुमक्कड़ शास्त्र में राहुल संस्कृतैन ने तिब्बत की जो यात्राएं थी, नेपाल की यात्राएं, श्रीलंका की यात्राएं हैं, वो सारी यात्राएं की थी। वैसे राहुल संस्कृतैन का मूल नाम मित्रों केदारनाथ पांडे है, ध्यान रखिएगा। और उन्होंने जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो इनका नाम राहुल संस्कृतैन रख दिया। जिस प्रकार से नागार्जुन का मूल नाम वेदनाथ मिश्र था, उसी प्रकार इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था, उनका नागार्जुन रख दिया और इनका नाम वो राहुल संस्कृतैन। आशा करता हूँ कि आज आपको ये वीडियो पसंद आया। ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में मित्रों आए हुए हैं, मेरे पास आए थे, तो मैंने सोचा कि आप तक ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए भेज दूँ। ये प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो आप चाहो तो आप नोट कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके।